नमस्कार दोस्तों। हिंदी कैंपस की ओर से आपका स्वागत है। और ये 8वीं कक्षा सीटेट की परीक्षा करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगी। इसी उद्देश्य से 10 प्रश्न फिर लेकर हम आपके सामने हैं, जिसमें व्याकरण और शिक्षण संबंधी प्रश्नों का योग है। चलिए, आज के 8वें दिन ये 10 प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न ये आपके पास है, जो पारिभाषिक शब्दावली का है। आप जानते हैं राजभाषा के बारे में, और राजभाषा में पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल होता है और इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, और परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इनिशियल जो शब्द है उसके लिए पारिभाषिक शब्द जो है हिंदी में क्या है? तो क्या उसका उत्तर तुरंत है, या आरंभिक है, या अंतर्भुक्त है, या आद्याक्षर है? तो जिन बच्चों ने कहीं ना कहीं इनिशियल किया है या कहीं इनिशियल लिखा है तो उसका प्रयोग किया है, तो वो जानते होंगे इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है आद्याक्षर। आद्याक्षर का मतलब होता है, एक होता है हस्ताक्षर जिसमें आप पूरे सिग्नेचर करते हैं, और आद्याक्षर में आप अपने हस्ताक्षर का छोटा सा रूप प्रस्तुत करते हैं। आद्याक्षर, ठीक है। आदि प्लस अक्षर आद्याक्षर के रूप में बना, यानी आप अपने सिग्नेचर का जो नाम है उसका पहला अल्फ़ाबेट ही थोड़ा सा लिखकर उसको चलाकर काम चला देते हैं, उसे आद्याक्षर कहते हैं। जहाँ पूर्ण सिग्नेचर नहीं होते वहाँ पर इनिशियल से काम चलता है। तो यहाँ जो उत्तर दिया था तुरंत या आरंभिक या अंतर्भुक्त, ये सब उत्तर कैसे हैं? गलत हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न है ये आपके पास, ये एक पंक्ति है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। पंक्ति आपने सुनी होगी, भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवि सूरदास की हैं। और आपसे प्रश्न अगर पूछता है कवि के बारे में तो आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो क्या यहाँ अनुप्रास अलंकार है? तो बहुत से बच्चे इसमें अनुप्रास अलंकार लगाएंगे। किस आधार पर? जब वो देखेंगे यहाँ कर्म करे में क और क की आवृत्ति है, इस आधार पर अनुप्रास लगाएंगे। लेकिन उनका उत्तर हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अनुप्रास उदाहरण का अनुप्रास पर आपने तब उत्तर देना है जब आपके पास कर्म करे के नीचे रेखांकित लाइन होती है ऐसी, तब पर्टिकुलर यही पूछा जा रहा है। अगर रेखांकित नहीं किया है शब्द तो समझ लीजिए कि सारी पंक्ति में जो निहित अलंकार है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। क्या यहाँ उत्प्रेक्षा होगा? तो यहाँ उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, क्योंकि उत्प्रेक्षा में ज्यों शब्द का प्रयोग होता है, वाचक शब्द होता है। आप देख रहे हैं ज्यों का प्रयोग नहीं है। मानो, मनहु, जानो, जनहु कुछ भी नहीं है। तो क्या यहाँ विशेषोक्ति अलंकार है? तो विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है? जहाँ कारण होते हुए भी कार्य पूरा ना हो। तो क्या यहाँ विशेषोक्ति है? तो ये भी आंसर हो गया गलत। तो सही आंसर क्या है? विभावना। विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ बिना कारण के कार्य पूरा हो जाए। आप यहाँ देख रहे हैं बिना पैर के चलने की बात हो रही है। कारण कौन है? पैर। पैर है नहीं फिर भी चलने की बात कर रहे हैं। वो ईश्वर बिना पैरों के चलता है, बिना कानों के सुनता है। यानी बिना कार्य के क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। बिना कारण के कार्य हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है? विभावना अलंकार होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और ये तीसरा प्रश्न आपके सामने है, स्तंभ, कंपन, स्वरभंग। आपने ऐसे शब्द कहीं सुने होंगे। ये क्या हैं? ये रस से संबंधित शब्द हैं। क्या ये स्थायी भाव के नाम हैं? ये विभाव के नाम हैं? या ये संचारी भाव के नाम हैं? या ये सात्विक भाव है? क्या हैं ये? तो आप देखेंगे स्थायी भाव होते हैं 9।
और वो रसों से जुड़े होते हैं, जैसे रति, जुगुप्सा, हास, लेकिन ये स्थायी भाव नहीं है। विभाव का मतलब होता है भावों को जगाने वाला कारण, और वो कितने बताए गए हैं? 2, आलम्बन और उद्दीपन, सिर्फ 2 ही हैं। यहाँ तो 3 के नाम तो वैसे ही दे रखे हैं, इसका मतलब विभाव भी इसका उत्तर नहीं है। तो क्या इसका उत्तर संचारी भाव है? क्योंकि संचारी भाव 33 होते हैं, ये उन 33 में से 3 नाम हैं, तो आप देखेंगे ये संचारी भाव भी नहीं है। सही आंसर क्या है? सात्विक भाव। सात्विक मतलब होता है नेचुरल। जो अनुभाव होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़े हों। 7 जो अनुभाव होते हैं वो अनुभाव 4 प्रकार के हैं। आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 होते हैं। आंगिक वो होते हैं जो अंगों से प्रकट होते हैं, वाचिक जो वाणी से प्रकट होते हैं, और आहार्य जो वेशभूषा से प्रकट होते हैं, और सात्विक वो होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जिनका जिन पर हमारा वश नहीं है, जो सहज ही प्रकट होते हैं। जैसे स्तंभ की बात की गई है, स्तंभ का मतलब स्तंभित रह जाना, शॉक्ड, कंपन, कांपना शरीर का, स्वरभंग, स्वर का टूट टूट कर बिखरना वाणी का। जैसे कोई बचाओ बोलना चाहता है लेकिन बोले बचाओ, ये स्वरभंग है, और ये नेचुरली ही आते हैं, इसमें हमारा कोई वश नहीं है। तो यहाँ जिन भावों की बात की गई है वो कौन से हैं? स्थायी भाव न होकर, विभाव न होकर, संचारी भाव न होकर, क्या है? सात्विक भाव है। ठीक है, चलिए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। और चौथा प्रश्न आपके लिए है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अपने हिस्से की चीज दूसरों को देना, ये भाव या ये क्रिया क्या कहलाएगी? इसके लिए एक शब्द, क्या इसे अवदान कहें? ऐसा लग रहा है दान मतलब देना, तो दान तो देना होता है, लेकिन ये लिखा है अपने हिस्से की चीज दूसरों को देना, तो दान तो कोई भी हो सकता है देने की क्रिया, लेकिन यहाँ अपने हिस्से की चीज देने की बात कर रहे हैं, तो दान तो नहीं हो सकता है। तो प्रदान का मतलब वो भी देना होता है, तो क्या ये आंसर था? तो वो भी नहीं है। तो क्या अवदान है? तो ये भी आंसर नहीं है। इसका सही आंसर है सहांश। जब अपने हिस्से की चीज दूसरे को दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सहांश। ठीक है, बिल्कुल नया शब्द है आपके लिए, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं प्रश्न तो आपसे कहा गया है कि आप सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इससे जोड़ें। देखिए, पांचवा प्रश्न आपके पास है, बारंबार एक शब्द दिया है और उसमें समास की बात की गई है। कौन सा समास है इसमें? बारंबार। क्या इसमें तत्पुरुष समास है? क्या बारंबार को अलग करते हैं, विग्रह करते हैं, तो क्या कोई कारक चिन्ह आता है? तो नहीं आएगा, इसलिए तत्पुरुष समास नहीं है। क्या यहाँ एक पद और दूसरे पद में एक विशेषण और एक विशेष्य पद है? नहीं, दोनों शब्द एक जैसे दिख रहे हैं, इसलिए कर्मधारय भी नहीं है। क्या यहाँ संख्या है? बार बार, एक बार, दो बार, चार बार, तो क्या ये संख्या है क्या? तो इस धोखे में मत रहना, ये द्विगु समास नहीं है, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं है। बारंबार का मतलब है बार बार, या यूं कहें हर बार, और ये क्या होता है? अव्यय है। तो बारंबार में कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास हुआ। जैसे हाथों हाथ होता है अव्ययी भाव समास, वैसे ही बारंबार में क्या है? अव्ययी भाव समास है। चलिए छठा प्रश्न देखें, और ये एक संधि वाला शब्द है। ऋतु प्लस अंत में कौन सी संधि है? कौन सी संधि मतलब कौन सी संधि से बना हुआ ये है? एक तो ये प्रश्न बन सकता है। दूसरा ये कि इसमें जो इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो संधि हुई है, वो संधि शब्द कौन सा होगा?
क्या ये ऋतवंत होगा पहला वाला, या दूसरा ऋतवंत होगा, या ऋतवंत होगा, या रीतिवंत होगा? तो आप देखेंगे पहला और चौथा तो आंसर अपने आप में गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला, इन दोनों स्वरों में ही या व्यंजनों में ही क्या होता है, संधि का नियम लागू होता है। तो पहले में तो कोई बदलाव ही नहीं आता है, तो री जो है वो बदल नहीं सकता। तो या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा। लेकिन ये वाला जिसमें ये बदलाव आ गया है, री, तो ये आंसर नहीं होगा। यानी पहला और चौथा तो आंसर नहीं है। तो अब चलें, ये दोनों आंसर नहीं है हमारे पास। हमारे पास ये और ये आंसर नहीं है। तो क्या ये दो आंसर हैं? तो हम इसके संधि की ओर चलते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये ऋतु में री है और त में ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की। यानी ये ऊ जो है, जब हम इसका टुकड़े करेंगे त प्लस ऊ, तो ऊ परिवर्तित हो जाता है किसमें, व में। और आखिरी में क्या लिखा है, अंत। ठीक है। तो ये ई का य या ऊ का व कौन सी संधि में होता है? तो वो संधि का नाम है यण संधि। तो इसमें व होने से, और जब ये त और व जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, री तो वही था, त और व जुड़कर क्या बना, आधा त और व, तो ये आंसर आया क्या, ऋतवंत। ये इसका आंसर होगा। दूसरे में री के बाद एक और री आ गया जो हमारे पास शब्द में दिया ही नहीं था। इसलिए सही शब्द संधि जो होगी वो होगी ऋतवंत। अगर आपसे पूछ लेते इसमें कौन सी संधि होगी, तो आंसर आता यण संधि, जहाँ ई का य हो जाता है और ऊ का व हो जाता है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट 7वें प्रश्न की ओर। शिक्षण संबंधी प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? आप प्राइमरी टीचर हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या आपको पढ़ाने में उत्सुकता आपकी सबसे महत्वपूर्ण है, कि आप बहुत उत्सुक हों पढ़ाने के लिए? या आप में धैर्य और दृढ़ता, पेशेंस होने चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए? या फिर शिक्षण पद्धतियों को, यानी जितनी टीचिंग्स आपकी टेक्निक्स हैं और जो सब्जेक्ट्स की नॉलेज है उसमें आप एक्सपर्टीज़ हो, आपकी विषयों का ज्ञान हो, दक्षता हो? या अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता? टीचर को तो मानक भाषा में पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्या प्राथमिक स्तर पर अति मानक पढ़ाने का पहला गुण होना चाहिए? तो आप अगर पढ़कर आए हैं बीएड का प्रश्न तो आप जानते होंगे सबसे पहला क्वालिटी जो है, पहली क्वालिटी है दृढ़ता और धैर्य। क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं और उन्हें पढ़ाने से पहले उनकी बातें सुनना, उन्हें नियंत्रित करना, उनके जिज्ञासाओं का शमन करने के लिए धैर्य बनाए रखना, ये सब सबसे पहले धैर्य है, पेशेंस। उसके बाद ही सारे काम होते हैं। ठीक है। तो बहुत सामान्य मगर इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इस बात का। 7वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये भी शिक्षण संबंधी है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक के लिए क्या विशेषता होगी? किसे आप कहेंगे कि ये एक स्वस्थ टीचर है मानसिक रूप से? शारीरिक रूप से बात नहीं कर रहे, मानसिक रूप से। किसे हम मानेंगे? जिसे अपने विषय का गहन ज्ञान हो, या वह अधिक संवेदनशील हो, बहुत सेंसिटिव हो, या वह सख्त अनुशासन पसंद करता हो, ये उसकी मानसिकता बताएगी, या वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो। तो ध्यान रखें, इसका पहला उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? विषय का ज्ञान तो हर अध्यापक रखता है और वो मानसिक एक रूप से स्वस्थता का एक रूप हो सकता है कि भाई उसे विषय का पता है, वो बौद्धिकता की स्थिति हो सकती है, लेकिन वह उसकी विशेषता नहीं है।
वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, भावुक हो, ये मानसिक कमज़ोरी मानी जाती है। अत्यधिक संवेदनशील भी नहीं होना है उस टीचर को। वह क्या सख्त कानून अनुशासन पसंद करने वाला हो, तो वो भी वैचारिक बुद्धि वाला होगा, मानसिक रूप से एक तरफा ही होगा। तो अति संवेदनशील और अति अनुशासन पसंद जो है बेसिकली दोनों जो है एक तरफा है, मानसिक रूप से स्वस्थ ना माना जाए उन्हें। संवेदना और अनुशासन दोनों का एक मिश्रण होना चाहिए। तो सही उत्तर क्या है? चौथा है कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित हो। तो सही आंसर है क्या? संवेदनात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए। सेंसिटिव हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी कक्षा जो है उच्छृंखल हो जाएगी। देखें 9वां प्रश्न शिक्षण संबंधी है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। ये जितने दिए हैं ये सभी शिक्षण के ही उद्देश्य हैं। शिक्षा इसी उद्देश्य से दी जाती है कि बच्चे आजीविका कमाना सीख लें, पढ़ना लिखना सीख लें, उनका सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए, उनका बौद्धिक विकास भी हो जाए। ये सब उद्देश्य हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या उन्हें प्रैक्टिकल बना के पैसे कमाना सिखाना है? तो नहीं। क्या उन्हें पढ़ना और लिखना ही सिखाना है? खाली नहीं, उन्हें बोलना भी तो सिखाना है, उन्हें सुनना भी तो सिखाना है, उनका बौद्धिक विकास भी तो करना है। तो बौद्धिक विकास हो खाली नहीं, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका सामाजिक, उसका सांस्कृतिक, उसका संवेगात्मक, उसका शारीरिक, उसका तार्किक, उसका बौद्धिक, सभी प्रकार का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। आइए अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं कि बच्चों की जिज्ञासा एक अध्यापक को शांत करनी चाहिए कब? जब शिक्षक के पास बहुत फुर्सत हो, तब ये काम करे। बाकी टाइम पढ़ाए लिखाए बस, उनकी जिज्ञासाएं फुर्सत में करे पूरी। या विद्यार्थी जब फुर्सत में हो तब उसे बुला ले और बोले बता भैया तेरी क्या जिज्ञासा है। या कुछ समय के पश्चात कर दे, जब वो क्वेश्चन पूछ ले उसके बाद कर ले। या जब वो पूछे तुरंत उसकी जिज्ञासा का उसी समय शमन कर दे। तो आप देखेंगे पहला उत्तर नहीं है। अध्यापक के पास फुर्सत हो भी सकती है कभी और नहीं भी हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर जिज्ञासा बच्चे की आज है और उसे 4 दिन बाद टीचर के पास फुर्सत है, तो अब तक उस जिज्ञासा का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसे ही जब विद्यार्थी के पास फुर्सत हो, विद्यार्थी के पास फुर्सत नहीं होती, उसे विभिन्न विषय पढ़ने होते हैं। वो एक निश्चित समय के लिए स्कूल आता है और अध्यापन करता है, अध्ययन करता है। अध्यापक को ढूंढना पड़ेगा कि कब विद्यार्थी के पास समय है, भैया तेरे पास समय है तो आ जा। तो उसकी फुर्सत से हमें कोई लेना देना नहीं है। और कुछ समय के बाद अगर हम उसकी जिज्ञासा का शमन करते हैं तो विद्यार्थी पर अध्यापक का प्रभाव भी अच्छा नहीं जाता है कि अध्यापक ने तुरंत नहीं बताया, बाद में बताया, ऐसा क्यों है, क्या उसे नहीं आता है, ऐसा भी एक भाव लेकर आ सकता है वो अपने अंदर। इसलिए तीसरा भी उत्तर नहीं होगा। तो सही उत्तर है कि जब भी बच्चा प्रश्न करे उसकी जिज्ञासा का शमन तुरंत करना चाहिए, और जब तक हो सके तब तक संभव हो यही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कई बार ऐसी जिज्ञासा बच्चा रख देता है जिसका कक्षा के दौरान शमन संभव नहीं हो पाता, लेकिन ऐसा अपवाद स्वरूप ही होता है। अगर जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं, कक्षा चल रही है, उससे संबंधित अगर जिज्ञासा है तो बच्चे की जिज्ञासा का समाधान उसी समय कर देना चाहिए। ठीक है, आपके समझ आया? आज के 10 प्रश्न जो हमने आपके लिए रखे हैं, ये सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे हैं इस समय, उनके लिए तो रामबाण के रूप में है, और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी।
तो व्याकरण के प्रश्न हैं और चाहे शिक्षण के, सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह और प्रश्न हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। 10 प्रश्नों की श्रृंखला जारी रहेगी। आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए आप अगर बेल दबा के रखते हैं तो बहुत बढ़िया है, जिससे तुरंत आपको वीडियो का पता लग जाएगा। चलिए, मुलाकात होगी अगले नवी कक्षा में और 10 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।